हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है एसिड बेस कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और नई थ्योरी की, जिसका नाम है लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस थ्योरी। अब तक हम दो लेक्चर्स में दो थ्योरियों की बात कर चुके हैं, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी अरेनियस कॉन्सेप्ट की, और सेकंड लेक्चर में हम बात कर चुके हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी की थ्योरी की। इन दोनों थ्योरी को पढ़ने के बावजूद भी अभी तक हम सारे कंपाउंड्स के लिए एसिड एवं बेस को कैरेक्टराइज नहीं कर पाए, यानी कि सारे कंपाउंड्स के लिए हम ये डिफाइन नहीं कर पाए कि हम किस कंपाउंड को एसिड कहेंगे, किस कंपाउंड को बेस कहेंगे, क्योंकि दोनों थ्योरियों के कुछ अपने अपने ड्रॉबैक्स थे। क्योंकि अरेनियस की ने जो थ्योरी दी थी उसका ड्रॉबैक क्या रहा था कि अरेनियस ने जितनी भी बातें करी थी सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस में बात करी थी। अरेनियस के अकॉर्डिंग जो एक्वस सॉल्यूशंस में H+ आयन देते हैं उनको अरेनियस ने एसिड कहा था, जबकि जो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें अरेनियस ने बेस कहा था। वहीं ब्रोंस्टेड-लॉरी ने क्या कहा था? ब्रोंस्टेड-लॉरी ने कहा था कि जो H+ डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, जबकि जो H+ एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। लेकिन हर कंपाउंड H+ आयंस तो नहीं दे सकता, हर कंपाउंड H+ आयंस तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यही इन दोनों थ्योरियों के ड्रॉबैक रहे थे। लेकिन अब जो थर्ड थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लुईस कॉन्सेप्ट, वो लुईस कॉन्सेप्ट अब हमारा H+ आयंस के ट्रांजिशंस की बात नहीं करेगा, H+ आयन के ट्रांजेक्शंस की बात नहीं करेगा, ना ही वो H+ आयंस के डोनेशंस या एक्सेप्टेंस की बात करेगा। वो कुछ और ही बात करेगा। वो क्या बात करता है, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होंगे, लुईस के अकॉर्डिंग बेस क्या होंगे, उनकी बात हम करेंगे। लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी की थ्योरी के बाद जो ये लुईस कॉन्सेप्ट आया है, इसके बीच में दो थ्योरियां और आती है एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, जो हमारे सिलेबस में अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्हें भी हमें ब्रीफ में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उनका भी हमें इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। वो दोनों थ्योरियां कौन सी है? तो सबसे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने पढ़ी थी अरहेनियस की थ्योरी, अरहेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। और नंबर 2 पे जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने ब्रोंस्टेड-लॉरी की थ्योरी, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। ये दो थ्योरी हमने पढ़ने के बाद हम अब थर्ड जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लुईस कॉन्सेप्ट। लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम दो थ्योरियों की और ब्रीफ में बात करेंगे, जो कि हमारी कौन कौन सी थ्योरी है। एक है हमारा सॉल्वेंट सिस्टम, सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी, और एक है हमारी बीच में एक और थ्योरी आई है, उसका नाम है लक्स फ्लूइड मॉडल। ये दो डिफरेंट थ्योरियां हैं, जिसमें इन्होंने हमें बताया है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा दी गई। तो पहले हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट सिस्टम जो थ्योरी थी उसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बातें कही। जो ये सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी थी ये हमें दी थी केडी एंड एल्से ने, और ये हमें दी थी इन्होंने 1928 में। जबकि ब्रोंस्टेड-लॉरी की जो थ्योरी आई थी वो हमें दी थी 1923 में दी गई थी, यानी कि इसके जस्ट 5 साल बाद ये थ्योरी हमें दी गई थी, सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। तो ये जो सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी थी ये हमें क्या बताती है? तो इनके अनुसार, KDM एल्से के अनुसार, इन्होंने हमें बताया कि वे कंपाउंड जो कि सॉल्वेंट के अंदर केटायन यानी कि पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशंस को इंक्रीज कर देते हैं। जो कंपाउंड सॉल्वेंट के अंदर केटायन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं वे एसिड होते हैं। जो केटायन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे, जो अगर मान लो कोई कंपाउंड को आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व कर रहे हो और उस सॉल्वेंट के अंदर अगर वो कंपाउंड केटायन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, यानी कि पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, तो उन्हें एसिड कहा किसने? KDM एल्से ने। जबकि वे कंपाउंड जो उस सॉल्वेंट के अंदर अगर एनायन के कंसंट्रेशन यानी नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, तो उन कंपाउंड्स को KDM एल्से ने बेस कहा। उन कंपाउंड को KDM एल्से ने बेस कहा। यानी कि जो सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी होती है उसका स्टेटमेंट क्या होता है कि वे कंपाउंड जो कि सॉल्वेंट के अंदर केटायन यानी कि पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं वे एसिड होते हैं, जबकि वे कंपाउंड्स जो कि सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर एनायन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं वो बेस होते हैं।
लेकिन इस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे। क्या ड्रॉबैक्स थे? वही ड्रॉबैक्स रहे कि ये जो थ्योरी थी ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर बात करती है, सॉल्यूशंस के अंदर बात करती है, एक्वस सॉल्यूशंस हो सकता है, लिक्विड स्टेट में बात करती है, लेकिन सारे कंपाउंड तो लिक्विड स्टेट या किसी कंपाउंड या किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए इस थ्योरी का भी एक अपना ड्रॉबैक रहा। इसके साथ ही इस थ्योरी का एक और ड्रॉबैक क्या रहा कि कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि आप ये समझिए कि अगर आप उस सॉल्वेंट के अंदर किसी दूसरे कंपाउंड को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन इतना कैपेबल नहीं होता कि जो कंपाउंड आपने डिसॉल्व किया है उसको आयोनाइज कर सके, उस कंपाउंड को वो केटायन और एनायन में तोड़ सके। तो ये थ्योरी उन सॉल्वेंट्स के बारे में बात नहीं कर पाई जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। इसके बाद जो थ्योरी आई थी वो थी लक्स फ्लूइड का मॉडल। अब लक्स फ्लूइड दो डिफरेंट अलग अलग ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, लक्स अलग साइंटिस्ट हुए और फ्लूइड अलग साइंटिस्ट हुए। ये जो लक्स एंड फ्लूइड की थ्योरी थी या मॉडल था, इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने बताया कि वे कंपाउंड्स जो कि ऑक्साइड आयन, जो कि ऑक्साइड या एनायंस, ऑक्साइड या एनायन यानी कि नेगेटिव आयंस के जो डोनर होते हैं, नेगेटिव आयंस के जो डोनर होते हैं या ऑक्साइड के जो डोनर होते हैं, उन्हें लक्स एम फ्लूइड ने क्या कहा, उन्हें लक्स एम फ्लूइड ने बेस कहा। जबकि वे कंपाउंड जो इस ऑक्साइड या इस एनायन को, इस ऑक्साइड या इस एनायन को एक्सेप्ट करते हैं, उसे लक्स एम फ्लूइड ने क्या कहा, उसे लक्स एम फ्लूइड ने एसिड कहा। लेकिन इस थ्योरी का भी वही ड्रॉबैक रहा। क्या ड्रॉबैक रहा कि ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ बात करती थी एनायन के ट्रांजैक्शन पर, एनायन का ट्रांजैक्शन हो रहा था। यहाँ पर भी वही बात हो रही थी कि एनायन से यानी कि नेगेटिव आयंस का डोनेशन हो रहा था और एनायंस का एक्सेप्टेंस हो रहा था, एसिड के द्वारा डोनेशन हो रहा था बेस के द्वारा। तो इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस रही, इस मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस रही। इसके बाद में अब आता है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लुईस कॉन्सेप्ट। अब लुईस हमें क्या बताते हैं उसकी हम बात करते हैं। पहले इसे हम रफ कर लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस अपनी थ्योरी में हमें क्या बताते हैं, लुईस अपनी थ्योरी में एसिड एवं बेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अब बात करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट की कि लुईस जो अपने कॉन्सेप्ट दिया है, लुईस ने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें उन्होंने एसिड एवं बेस को किस तरह से डिफाइन किया। तो लुईस ने अपने थ्योरी या अपने कॉन्सेप्ट में हमें बताया कि वे कंपाउंड्स, वे मॉलिक्यूल्स या वे आयंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर या लोन पेयर जिसे हम बोलते हैं, जो कि लोन पेयर के जो डोनर होते हैं, लोन पेयर के जो डोनर होते हैं, उसे लुईस ने क्या कहा, उसे लुईस ने कहा बेस, उसे लुईस ने क्या कहा, बेस। जबकि लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर जो होते हैं, उन्हें लुईस ने क्या कहा, उन्हें लुईस ने कहा एसिड। अब जब हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी तो वहां पे हमने आपको पढ़ाया था, बताया था लुईस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लुईस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। लुईस स्ट्रक्चर को अभी आप यहां पर भी समझिए कि लुईस स्ट्रक्चर आखिरकार होते क्या है। तो कोई भी एलिमेंट्स हुआ, कोई भी कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का कोई भी एक एटम हुआ, मान लो कोई एटम है हमारे पास में, मान लो एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, तो हमें पता है कि जो कार्बन की जो वैलेंस शेल होती है, लास्ट शेल जो होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो नाइट्रोजन होता है उसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन साथ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। तो लुईस स्ट्रक्चर में हम किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनमें जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इन्हें हम डॉटेड से शो करते हैं, यानी कि उस एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है, जैसे कार्बन का सिंबल C है, उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट द्वारा दर्शाते हैं, उसे हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। जैसे कि इस कार्बन में 4 वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें हम 4 डॉट के द्वारा दर्शाएंगे, 4 डॉट के द्वारा दर्शाएंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन में जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इन्हें हम 5 डॉट के द्वारा इसके सराउंडिंग में दर्शाएंगे। ऑक्सीजन में 6 होते हैं तो इसे हम 6 या 6 डॉटेड से इसे हम दर्शाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। चलिए हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। ये हमने आपको अभी क्यों समझाया, इसकी भी आपको जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो जब केमिकल बॉन्डिंग होती है
तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी शेयरिंग होती है या इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट डोनेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड का टाइप क्या क्या है। ये हम केमिकल बॉन्डिंग्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो पहले आप केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी यूनिट नंबर जो 3rd है वो पूरी केमिकल बॉन्डिंग है और उसके सारे कंप्लीट वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। क्योंकि जब तक केमिकल बॉन्डिंग आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आपको बॉन्ड कैसे बनते हैं, एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, एटम्स के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है और मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, वो चीजें आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी रहेगी। और ये जो 2 यूनिट है आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो 2 यूनिट है, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, ये पूरी केमिस्ट्री का, इवन इसी साल का नहीं मैं बता रहा हूं आपको, बीएससी में जब तक आप पढ़ेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और इवन आप जब एमएससी भी करेंगे, एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिक प्रॉपर्टी ये जो होता है केमिस्ट्री का मेन बेस होता है। ये अगर चैप्टर्स आपको सही से समझ में आ गए तो आपको केमिस्ट्री फिर समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हो तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं हम। तो लुईस ने अब एसिड और बेस किसे कहा, तो लुईस ने एसिड उन्हें कहा जिसमें ये लोन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं, उन्हें लुईस ने एसिड कहा, जबकि जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं उन्हें लुईस ने बेस कहा। अब लोन पेयर क्या होते हैं वो भी आप समझ लीजिए कि लोन पेयर क्या होते हैं। मान लो कि ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम है। अब ये कार्बन जब बॉन्डिंग करता है तो ये कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन हमें पता है कि 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। क्यों 4 बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और 4 इलेक्ट्रॉनों की कार्बन दूसरे एटम से शेयरिंग कर लेता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग में हम हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और एटम स्टेबल होता है। तो ये कार्बन क्या करेगा, मान लो इस कार्बन ने हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बना लिए। अब इस कार्बन के पास में कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं बचा। ये सारे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे हो गए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, चारों इलेक्ट्रॉन जिन्हें हमने डॉटेड से शो किया था, ये चारों इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम नाइट्रोजन में अगर हम चलते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है उसमें भी हम हाइड्रोजन से अगर बॉन्डिंग करवाते हैं तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बच जाते हैं नाइट्रोजन के पास में जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। ठीक है, और इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड करके, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बच जाते हैं जिससे नाइट्रोजन कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता और इन बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को ही हम बोलते हैं लोन पेयर। इन बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग के बाद बच जाते हैं किसी भी एटम्स के पास में, किसी भी एटम्स की वैलेंस शेल में, उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और इन इलेक्ट्रॉनों को ही ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, यानी कि इस कंडीशन में, इस मॉलिक्यूल्स में ये जो नाइट्रोजन रहेगा ये एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो जो आपका मॉलिक्यूल्स हुआ NH3 का जो मॉलिक्यूल्स हो वो लोन पेयर का डोनर हुआ, यानी कि NH3 का जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, वो लुईस के अकॉर्डिंग NH3 क्या रहेगा, बेस रहेगा। बेस क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे NH3 एक नाइट्रोजन का लोन पेयर को डोनेट कर रहा है और लुईस कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो लोन पेयर को डोनर होते हैं, लोन पेयर के जो डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। चलिए, इसी तरह ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन किसी के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे कि ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, कहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ऑक्सीजन के पास में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए। अब ऑक्सीजन जो होता है वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, वही हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद में इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर बच जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसके पास में ये टेंडेंसी होती है, इसके पास में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट कर सकता है। तो इस कंडीशन में जो आपका H2O हुआ वो H2O क्या कहलाएगा, वो H2O कहलाएगा लुईस बेस कहलाएगा। क्यों लुईस बेस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे H2O के पास में कैपेबिलिटी है लोन पेयर डोनेट करने की। इसके बाद में बात करते हैं कि लुईस एसिड किस तरह से बनते हैं, कि लुईस एसिड को समझते हैं कि लुईस एसिड क्या होते हैं। तो चलिए कोई और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं BF3 का।
बोरोन ट्राइफ्लोराइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चलिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसमें बोरॉन होता है, बोरॉन की जो वैलेंस शेल होती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 3 इलेक्ट्रॉनों को बोरॉन शेयर कर लेता है फ्लोरीन के एटम से। इन 3 फ्लोरीन के एटम से इस बोरॉन ने शेयरिंग कर ली इन 3 इलेक्ट्रॉनों की। अब जो बोरॉन होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि बोरॉन में अगर आप इलेक्ट्रॉन गिने तो यहाँ पे हो रहे हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन, क्योंकि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉनों की उसने फ्लोरीन से शेयरिंग कर ली, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बोरॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इस मॉलिक्यूल्स को मोर और ज़्यादा स्टेबल होने के लिए, हालांकि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है लेकिन और ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तभी स्टेबल हो सकता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। तो इस बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ रही है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये बोरॉन किसी दूसरे एटम से या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या किसी दूसरे आयन से एक लोन पेयर अगर ले ले, एक लोन पेयर को अगर एक्सेप्ट कर ले, तो इस बोरॉन्स का या इस BF3 के मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में ये एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसलिए इसे हम बोलेंगे लुईस का एसिड कहेंगे इस BF3 के मॉलिक्यूल्स को। तो लुईस एसिड आपको समझ में आया होगा, लुईस बेस आपको यहां से समझ में आया होगा। जब कोई लोन पेयर को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है तो उसे हम बोलते हैं लुईस बेस, जबकि जो कोई लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। तो लुईस थ्योरी से आपको समझ में यहां से आया होगा कि लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं और किस तरह से कोई एक्सेप्ट करता है और किस तरह से मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, किस तरह से कोई लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, कोई लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं NH3। NH3 क्या होता है, अभी हमने देखा NH3 हमारा लुईस बेस होता है, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। चलिए उसे हम बना लेते हैं। ये तो हमें पता है कि NH3 लुईस बेस होता है, लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। इसी तरह हम यहाँ पे इसकी रिएक्शंस करवा देते हैं। चलिए BF3 से ही करवा देते हैं, BF3 से। तो ये जो NH3 होता है अपने पास का लोन पेयर इस BF3 को डोनेट कर देता है, और ये जो लोन पेयर का डोनेशंस हो रहा है, लोन पेयर जब डोनेट होता है तो और जो बॉन्ड फॉर्म होता है इन जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसका एक और नाम होता है डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। और इसे हम शो करते हैं जिस कंपाउंड से या जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है उसकी तरफ से ये तीर का निशान शो होता है। मान लो जैसे कि A ने एक लोन पेयर डोनेट किया B को, तो कुछ इस तरह से इसे हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स अब फॉर्म होगा इसे हम इस तरह से बना देते हैं। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, और ये इस नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच है, और इसने इस बोरॉन को ये डोनेट किया एक लोन पेयर, और ये बोरॉन जो है वो 3 फ्लोरीन के एटम से अटैच है। और कुछ इस तरह से अब ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएगा, कुछ इस तरह का ये मॉलिक्यूल्स नजर आएगा जिसमें नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है एक लोन पेयर को, बोरॉन को। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आया इस रिएक्शन से। इसी तरह अब हाँ, यहाँ पर ये जो NH3 रहेगा ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एक्ट कर रहा है बेस की तरह, क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, और जो BF3 है ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिएक्ट कर रहा है या एक्ट कर रहा है एसिड की तरह, ये यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। चलिए इसके बाद में एक और रिएक्शंस देख लेते हैं हम, यहाँ पे एक और रिएक्शन देख लेते हैं, और वो रिएक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे H+ ले लेते हैं, H++ इसकी जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए NH3 ही ले लेते हैं, NH3। तो जब H+ NH3 से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर लेंगे, ये फॉर्म कर लेंगे, NH4+ फॉर्म कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो अमोनिया के पास में एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है इस H+ को, क्योंकि H+ जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉनों की उसके पास में कमी है। और ये जो H+ है ये जा रहा है इससे, ये अटैच हो रहा है किससे, NH3 से। अब आप गौर करो तो ब्रोंस्टेड एंड लोरी की थ्योरी क्या बोलती है कि H+ के जो डोनर होते हैं, H+ के जो
डोनर होते हैं। H प्लस डोनर को ब्रॉन्स्टेड एम लोरी ने क्या कहा था? एसिड कहा था। जबकि H प्लस के जो एक्सेप्टर होते हैं, H प्लस के जो एक्सेप्टर होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एम लोरी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो ये H प्लस यहां से डोनेट हो रहा है अमोनिया को, तो ब्रॉन्स्टेड एम लोरी के अकॉर्डिंग अमोनिया क्या होना चाहिए? ब्रॉन्स्टेड एम लोरी के अकॉर्डिंग अमोनिया बेस होना चाहिए और ये H प्लस क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए। और लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये H प्लस एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड होना चाहिए। यानी कि ये जो रिएक्शंस है और ये जो थ्योरी है, ये जो लुईस की थ्योरी है, ये लुईस की थ्योरी ब्रॉन्स्टेड एम लोरी की जो थ्योरी थी उसको भी फॉलो करते हुए चल रही है, उसको भी फॉलो कर रही है। और जो ब्रॉन्स्टेड एम लोरी की थ्योरी थी ये लुईस थ्योरी को भी फॉलो कर रही है। यानी कि कहने का मतलब ये कि ये जो लुईस की थ्योरी थी ये एक वाइड रेंज कवर करती। इसने ब्रॉन्स्टेड एम लोरी की थ्योरी के एसिड बेस को तो कवर किया, साथ ही में इसने उन कंपाउंड्स को भी कवर कर लिया जिसमें हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि लुईस कॉन्सेप्ट जो था वो हमें क्या किस पे डील करता था? वो डील करता था लोन पेयर के ट्रांजैक्शंस पर डील कर रहा था। तो चलिए यहां से आपको समझ में आया होगा कि लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, किस तरह से लोन पेयर एक्सेप्ट होता है, किस तरह से लोन पेयर का डोनेशंस होता है। अब ये जो लुईस एसिड होते हैं, लुईस बेस होते हैं, इसे हमने बता तो दिया कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे लुईस एसिड बोलते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसे हमने लुईस बेस बोल दिया। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि कंपाउंड है, कोई आयंस है, कोई मॉलिक्यूल्स है, उसमें टेंडेंसी किस तरह की है। अगर उस कंपाउंड्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में है, इलेक्ट्रॉन्स वो रिच स्पीसीज है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगी। अगर वो केटायन से यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो वो किस तरह से बिहेव करेगी। इस आधार पर हमने ये जो लुईस एसिड और लुईस बेस है इसका क्लासिफिकेशंस किया है। यानी कि डिफरेंट टाइप के लुईस एसिड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के लुईस बेस हो सकते हैं। और ये जो लुईस एसिड और लुईस बेस है इनका जो ये क्लासिफिकेशंस हुआ है ये किस आधार पर हुआ है? तो ये क्लासिफिकेशंस हुआ है उन पर मौजूद होने वाले आयंस के आधार पर कि पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर पर और उनके केमिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है ये क्लासिफिकेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लुईस एसिड और क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस का। तो पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड के। लुईस एसिड क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर लुईस एसिड हो सकते हैं। तो चलिए क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, इसे पहले रब करते हैं फिर हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लुईस एसिड एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ लुईस बेस। तो चलिए पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड्स की। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड्स। तो हमने लुईस एसिड किसे कहा था? हमने नहीं, लुईस ने लुईस एसिड किसे कहा था? तो लुईस ने हमें बताया था कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिनमें लोन पेयर को ग्रहण करने का गुण होता है, उन्हें लुईस ने अपना लुईस एसिड कहा था। अब लोन पेयर को ग्रहण करने की टेंडेंसी यानी कि नेगेटिव आयंस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, नेगेटिव आयन, क्योंकि लोन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को कौन सी स्पीसीज या कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन से कंपाउंड्स एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो वे कंपाउंड्स एक्सेप्ट कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज को जिनके पास में नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो स्पीसीज रहेगी वो हमेशा लुईस एसिड की तरह रिएक्ट करेगी या लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगी। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज में कौन कौन से सबसे पहले नंबर पर कौन आते हैं? तो सबसे पहले नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं सिंपल केटायन। सिंपल केटायन, क्योंकि केटायंस के पास में हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है केटायंस के ऊपर। जब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर दिया जाता है तो वो केटायन फॉर्म कर लेता है, वो एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है और उसके पास में एक इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। और उस कंडीशंस में उस पर इलेक्ट्रॉन्स कम होने पर उसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो वो उस कंडीशंस में एक अच्छा लोन पेयर का एक्सेप्टर बन सकता है और वो अच्छा एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो जो पहला क्लासिफिकेशन उसमें आते हैं सिंपल केटायंस। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। इसमें हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं Ag प्लस का, यानी कि सिल्वर प्लस। सिल्वर से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो वो Ag प्लस का आयन फॉर्म कर लेता है, Ag प्लस केटायन फॉर्म कर लेता है। जब इस Ag प्लस केटायन
पर आप रिएक्शंस करवाते हैं, किसकी रिएक्शंस करवाते हैं? आप रिएक्शंस करवाते हैं इस पर अमोनिया की, NH3 की। जब आप NH3 की रिएक्शंस करवाते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और वो कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से नजर आता है। क्योंकि आपको यहाँ पर Ag+ को लोन पेयर डोनेट करना है तो उसके लिए आपको 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की जरूरत यहाँ पे लगने वाली है। और ये जो अमोनिया होता है ये एक लोन पेयर इस Ag+ आयंस को देता है। एक अमोनिया ये और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल्स ये, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इस पर एक पॉजिटिव आयंस रहेगा क्योंकि Ag पर एक पॉजिटिव आयंस था। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है और इसे हम बोलते हैं डाइअमाइड सिल्वर आयन या सिल्वर कैटायन, इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ और कैटायंस के एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक और कैटायन का एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम Cu2+ आयन का। इस Cu2+ आयंस को किससे हम एक लोन पेयर डोनेट करवाएंगे? चलिए वो हम डोनेशन इसका करवा देते हैं H2O से। और H2O के कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत लगेगी इस Cu2+ को सेटिस्फाई करने के लिए, इस Cu2+ का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए? तो वो 4 H2O के मॉलिक्यूल्स की हमें जरूरत लगने वाली है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये 2 मॉलिक्यूल्स की और 4 मॉलिक्यूल्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, बीएससी से सेकंड ईयर में आपको ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो तब आपको एक बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ही क्यों लिए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ही क्यों लिए। इसे आप जस्ट अभी इतना समझिए कि ये जो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ये डिफरेंट क्यों आते हैं? तो ये जो आयंस होते हैं या जो सेंट्रल मेटल इन्हें हम बोलते हैं, तो सेंट्रल मेटल उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कि उसके जो वैलेंस शेल रहे, उसकी जो लास्ट शेल रहे, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, यानी कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाए। इसलिए डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स हम यहाँ पे लेते हैं, इन्हें हम लिगेंड्स बोलते हैं। जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम लिगेंड्स बोलते हैं। यानी कि ये हो जाएगी सेंट्रल मेटल, ये हो जाएगा लिगेंड, और ये जो फॉर्म होता है इसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। ये जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो और बेहतर ढंग से वहाँ पे आपको समझने को मिलेगा। चलिए हम बात पर आते हैं यहाँ पर। तो जब ये Cu2+ आयंस को हम 4 वाटर के मॉलिक्यूल से एक लोन पेयर डोनेट करवाते हैं तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म कर लेगा। ये Cu और इसको 4 H2O के मॉलिक्यूल्स, ये ऑक्सीजन से जा रहे हैं एक लोन पेयर, और इस कॉम्प्लेक्स पर ओवरऑल +2 चार्ज आ जाएगा। इसके बाद में जो एक और एग्जांपल चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कोबाल्ट 3+ का। जब इस कोबाल्ट 3+ को हम अमोनिया से लोन पेयर डोनेट करवाएंगे, और अमोनिया के हमें कितने मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत लगेगी? 6 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत लगेगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। CO, ये O जो रहता है कोबाल्ट में स्मॉल o रहता है, और एक यहाँ पे NH3, 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 NH3 एंड NH3, ये 6 NH3 इससे कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं, और इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 का चार्ज होता है। यानी कि कैटायंस के पास में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी लुईस बेस से या किसी भी लिगेंड से वो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो ये जो यहाँ पे जो कैटायंस हैं, जितने भी कैटायंस हैं, ये कैटायंस यहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं? तो ये एक्ट कर रहे हैं लुईस, ये एक्ट कर रहे हैं लुईस एसिड, जबकि ये जो लिगेंड्स जितने भी हमने यूज किए हैं यहाँ पे, ये एक्ट कर रहे हैं लुईस बेस की तरह। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लुईस एसिड
और उसमें जो हमारा पहला टाइप आता है वो है सिंपल कैटायन की कोई भी कैटायन किस तरह से एक्ट कर सकता है, वो लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है। और क्यों कर रहा है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट, क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है और उसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसलिए वो किसी भी बेस से, लुईस बेस से वो एक लोन पेयर या एक से ज्यादा जितने भी लोन पेयर की उसे जरूरत है उतने लोन पेयर वो एक्सेप्ट कर रहा है। डिफरेंट कैटायन डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है अपना वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। चलिए इसके बाद में जो सेकंड नंबर पर आता है लुईस एसिड, वो क्या हो सकते हैं, पहले इसे रब करते फिर देखते हैं। तो जो सेकंड टाइप होता है हमारे लुईस एसिड्स का, वो क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। और ऐसे मॉलिक्यूल्स में हमने एग्जांपल यहाँ पे अभी जस्ट देखा था, और वो एग्जांपल क्या होता है, वो एग्जांपल होता है BF3 का हमने एग्जांपल देखा था। हमने देखा था कि बोरॉन जो ट्राइफ्लोराइड होता है उसमें ये बोरॉन का जो एटम होता है ये 3 फ्लोरीन के साथ में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पाते, इसलिए इसे एक लोन पेयर की जरूरत पड़ती है। और ये लोन पेयर किससे लेता है, ये लोन पेयर हमने इसको अमोनिया से दिलवाया था। चलिए अमोनिया ही यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अमोनिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, ये एक सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। और यहाँ पे ये जो अमोनिया और ये जो बोरॉन होता है इसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये सारे F कैपिटल्स हैं, यहाँ पे आपको ये स्मॉल नजर आ रहे होंगे। तो कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी एसिड, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद में जो थर्ड टाइप्स का जो आते हैं लुईस एसिड, वो क्या होते हैं, थर्ड टाइप के जो लुईस एसिड होते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और छूट गई है कि हमने जो अभी जस्ट पहले वाला मतलब फर्स्ट नंबर का जो लुईस एसिड पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि सिंपल कैटायन। अब जो सिंपल कैटायंस होते हैं उसमें जो लुईस एसिड की तरह कौन सा कैटायंस ज्यादा बिहेव करता है, यानी कि कौन से कैटायंस स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उस कैटायंस पे नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। जैसे कि ये हुआ सोडियम, ये हुआ मैग्नीशियम Mg2++, और ये हुआ एल्यूमिनियम, इस पर है 3++। तो कौन स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब सीधी सी बात है कि जो अमोनिया होता है, जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम जो होता है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और जो सोडियम है उसके पास में 1 पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि जो एल्यूमिनियम का जो आयंस हैं वो आयंस के पास में ज्यादा टेंडेंसी रहेगी लोन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, यानी कि जो एल्यूमिनियम रहेगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड रहेगा, उसके बाद में मैग्नीशियम रहेगा, उसके बाद में उसके बाद में सोडियम रहेगा। मैं भी क्या क्या बोल रहा हूं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो लुईस एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, वो रहेगा आपका एल्यूमिनियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में सोडियम। चलिए इसके बाद में जो थर्ड नंबर का लुईस एसिड आता है, या थर्ड नंबर के जो कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो, साथ ही में उनके जो एटम्स रहे, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहे उनमें डिफरेंस रहे। यानी कि पहले हेडिंग डालिए, फिर आपको हम समझाते हैं कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होने के साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता हो। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे EN लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ देयर एटम्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, और उन मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स रहे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहे। एग्जांपल से इसे समझिए, CO2 का एग्जांपल लीजिए, क्योंकि CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, तो ये जो ऑक्सीजन होता है इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन का जो एटम रहेगा वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल
नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम होने की वजह से ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये किस तरह से एक्ट करेगा, तो ये एक्ट करता है लुईस एसिड की तरह और इसे एक लोन पेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो लोन पेयर ले लेगा, ये OH से लोन पेयर ले लेगा, OH माइनस से लोन पेयर ले लेगा। और ऐसा मल्टीपल बॉन्ड में ही क्यों हुआ, तो उसका भी रीजन आप समझिए। ये भी यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो ये जो डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड में हमेशा एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एक जो दूसरा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। और हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में वीक बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड थे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड थे, और इसमें से जो एक पाई बॉन्ड था, इसमें से जो एक पाई बॉन्ड था, वो पाई बॉन्ड अब पार्शियली बॉन्ड हो जाता है। वो पाई बॉन्ड अब कैसा बॉन्ड हो जाता है, पार्शियली बॉन्ड हो जाता है। और ये कार्बन इस OH के साथ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, इस ऑक्सीजन से एक ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है और इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर या इस ओवरऑल आयन के ऊपर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये OH का नेगेटिव चार्ज था। इसलिए यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड वाले में ही ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड हमेशा ब्रेक कौन सा होगा, पार्शियली ब्रेक हमेशा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड को पार्शियली ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो, साथ ही में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, वो कंपाउंड लुईस एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप आता है, वो नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है उसकी बात करते हैं। इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अभी तक 3 टाइप्स की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के लुईस एसिड की, कि कौन से कंपाउंड्स या किस तरह के मॉलिक्यूल्स या किस तरह के आयंस लुईस एसिड की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, फोर्थ टाइप हो गया हमारा। फोर्थ टाइप में क्या आएगा कि वे कंपाउंड्स वे मॉलिक्यूल्स जिनका d ऑर्बिटल्स वैकेंट हो, मॉलिक्यूल्स विथ वैकेंट d ऑर्बिटल। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी किसमें, सेंट्रल मेटल में, इनकी सेंट्रल मेटल में वैकेंट d ऑर्बिटल इन देयर सेंट्रल मेटल के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल्स होता है, वे लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर आप समझाते हैं कि वैकेंट d ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल ले लीजिए आप, SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। अब जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिलिकॉन यानी कि 3p 2 and 3d 0। इसमें 3p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन 14 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो d है, 3d है सिलिकॉन का, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आने की स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रखे जाने की यहाँ पे जगह है। तो इस जगह को ही हम बोलते हैं कि वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनका d ऑर्बिटल्स पूरा वैकेंट होता है, उनके पास में ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर उन्हें वहां पे रुकवा सकते हैं, उन्हें वहां पे वो अरेंज कर सकते हैं, उन्हें वो वहां पर फिल कर सकते हैं। तो ये सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो होता है, इसके पास में ये टेंडेंसी होती है कि ये और दूसरे फ्लोरीन के एटम से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और ये 2 फ्लोरीन से लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और ये जो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड था, ये अब सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड आयंस बना लेगा, ये 2 माइनस आयन इसके ऊपर आ जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सिलिकॉन था, इस सिलिकॉन के पास में, सिलिकॉन के एटम्स के पास में 3d जो था वो पूरा वैकेंट पड़ा हुआ था, वैकेंट, उसमें ऑर्बिटल्स थे, और उस वैकेंट ऑर्बिटल्स में ये एक्स्ट्रा फ्लोरीन के एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दो फ्लोरीन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। और इस कंडीशंस में ये यहाँ पे किस तरह से बिहेव करता है, ये बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह, क्योंकि इस फ्लोरीन के एटम से, इस फ्लोरीन माइनस आयन से, एटम नहीं है सॉरी आयन से, इस आयन से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है।
तो फोर्थ टाइप के लुईस एसिड कौन से हो गए? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल मेटल्स में वैकेंट d ऑर्बिटल्स हो। इसके बाद में फिफ्थ टाइप के लुईस एसिड्स कैसे हो सकते हैं उनकी हम बात करते हैं। फिफ्थ टाइप के लुईस एसिड क्या होंगे? देखिए आप, फिफ्थ टाइप के लुईस एसिड होते हैं एटम्स या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं इन्हें, एलिमेंट्स विथ सिक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या जिनकी वैलेंस सेल में सिक्सटेट इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि ऐसे एटम्स कौन से होते हैं जिनकी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो? तो ऐसे एटम्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर। ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो होता है उसमें वैलेंस शेल में जो लास्ट शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऐसे एटम्स के पास में या ऐसे एलिमेंट्स के पास में ये टेंडेंसी होती है कि इनको अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अचीव कर लेंगे और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो इनके पास में ये टेंडेंसी होती है। इसलिए ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसने एक किसी दूसरे कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से या आयंस से एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया और ऑब्वियसली वो जो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल जो इसे लोन पेयर दे रहा होगा वो क्या होगा? वो लुईस बेस होगा, क्योंकि लोन पेयर के डोनर लुईस बेस होते हैं। तो उसने, इस ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक लोन पेयर एक्सेप्ट किया और इसने किससे एक्सेप्ट किया? SO3 माइनस, SO3 2 माइनस से इसने एक्सेप्ट किया। अब ये SO3 2 माइनस से एक्सेप्ट कर लेता है, एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और ये फॉर्म कर लेता है SO4 2 माइनस, यानी कि सल्फाइड। सल्फाइड, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सल्फाइड, सल्फाइड आयन। और ये क्या था? ये था सल्फाइड, सल्फाइड आयन। तो ये सल्फाइड से सल्फाइड फॉर्म हो जाता है जब एक और ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से सल्फर भी ले सकता है। सल्फर किस तरह से ले सकता है उसे हम देखिए कि ये जो सल्फर था, इस सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में। इस सल्फर ने भी रिएक्शंस कर ली। किससे रिएक्शंस करी या किससे इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया? तो इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया, वही सल्फाइड से लोन पेयर एक्सेप्ट इसने किया और इसने क्या बना लिया? अब क्या बना लेगा ये देखिए क्या बना लिया इसने, SO2 O3 2 माइनस, इसने बना लिया अब थायोसल्फाइड आयन। थायोसल्फाइड आयन इसने फॉर्म कर लिया। सल्फर को जब SO3 यानी कि सल्फाइड आयन जब एक लोन पेयर डोनेट करता है तो बन जाता है थायोसल्फाइड आयन। तो हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, आयंस या कंपाउंड्स हो सकते हैं जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो वो डिफरेंट हमने 5 तरह के यहाँ पे देखा कि किस किस आधार पर ये टेंडेंसी हो सकती है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के पास में कि वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करे। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशंस ऑफ लुईस बेस का, कि क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस की कोई कंपाउंड, आयन या मॉलिक्यूल्स किस तरह से लुईस बेस की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। पहले इसे रफ करते हैं, फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस की। तो बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस की। तो लुईस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर के डोनर होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स या आयंस लुईस बेस हो सकते हैं उनकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो क्लासिफिकेशंस में आएंगे वो आएंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में लोन पेयर मौजूद हो, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे अमोनिया, NH3, H2O, इसके बाद में PH3, इसके बाद में N2O3। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास में नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं, जिनके एटम्स के पास में लोन पेयर मौजूद होते हैं, और जिनके पास में लोन पेयर मौजूद होते हैं उनके पास में टेंडेंसी होती है कि वो लोन पेयर को दूसरे मॉलिक्यूल्स को डोनेट कर सके या दूसरे आयंस को डोनेट कर सके जिनको लोन पेयर की जरूरत रहे। तो फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा इस लुईस बेस के क्लासिफिकेशंस का, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में लोन पेयर ऑलरेडी मौजूद हो। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो आता है यहाँ पर एनायंस। एनायंस
क्योंकि एनायंस जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हमें मालूम है कि जिनके पास में इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो उनके पास में टेंडेंसी रहेगी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। इसके अंदर कौन कौन से एनायंस आ जाएंगे? तो इसके अंदर आ जाएंगे फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, OH माइनस, इसके बाद में आ जाएंगे यहाँ पर SO3 माइनस और NH2 माइनस। तो डिफरेंट टाइप के एनायंस के पास में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करने के लिए कैपेबल रहे, क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इस वजह से ये किसी भी लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट कर सकते हैं और ये बिहेव किसकी तरह करेंगे? लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। इसके बाद में थर्ड टाइप जो आएगा वो क्या रहेगा? molecules having डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स के पास में ऐसी कौन सी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैविंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी कि वही बात कि मल्टीपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स के पास में। हमने अभी यहाँ पे देखा था, आपको बताया था कि जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और जो दूसरे जो दो बॉन्ड या एक सिंगल बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कौन से होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। और पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड है यानी कि इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वीक बॉन्ड यानी कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इतनी मजबूती से बंधे हुए नहीं रहेंगे, उन्हें आसानी से शेयर किया जा सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें जो पाई बॉन्ड होता है और पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पाई इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग आसानी से हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो होता है उसे आसानी से डोनेट किया जा सकता है। और उस कंडीशंस में वे मॉलिक्यूल्स किस तरह से एक्ट कर रहे होंगे? तो वे एक्ट कर रहे होंगे लुईस बेस की तरह। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CH2 का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें जो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसी भी मेटल एटम्स के आयंस को डोनेट किए जा सकते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अब आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर। इसमें ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू CH2 और CH2 और ये जो पाई बॉन्ड था ये पार्शियली बॉन्ड बन जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स पर पूरा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे सेंटर जो मेटल आइटम था उस पर एक पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इस आयंस पर, इस कॉम्प्लेक्स पर एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो भी लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होता है। इसके बाद में जो थर्ड टाइप आता है वो क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं हम। थर्ड नहीं, फोर्थ टाइप के जो लुईस बेस होते हैं उसमें होते हैं हेलाइड्स को रखा। अब हेलाइड्स जो होते हैं, हेलाइड्स में फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इनके पास में ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल होती है इसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलाइड्स में, हमें पता है। और हेलाइड्स की जो वैलेंस शेल होती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है हेलाइड्स की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए कैपेबल होते हैं, इनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। और ये किस तरह से बिहेव करेंगे? ये बिहेव करते हैं लुईस बेस की तरह। तो ये हमने डिफरेंट टाइप के लुईस एसिड पढ़े, डिफरेंट टाइप के लुईस बेस पढ़े, जिसमें हमने 4-5 टाइप के लुईस एसिड पढ़े कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर लुईस एसिड की तरह रिएक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो लुईस कॉन्सेप्ट हमें दिया गया, इसकी यूटिलिटी, इसके एप्लीकेशंस क्या है? तो इसके एप्लीकेशंस ये है कि ये जो लुईस कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन्स के ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनायंस के ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं हुई, यहाँ पे एक कंप्लीट बॉन्डिंग की बात हुई है। और
हमें पता है कि केमिकल मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उनमें हमेशा ट्रांजिशंस जो होता है, ट्रांजैक्शंस जो होता है या शेयरिंग जो होती है वो हमेशा किसकी होती है? इलेक्ट्रॉनों की होती है। और ये जो लुईस कॉन्सेप्ट है ये बात किस पर कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स पर बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के डोनेशंस पर, एक्सेप्टेंस पर बात कर रहा था। इसलिए कंपाउंड की एक काफ़ी बड़ी रेंज को कवर करता है। इसलिए इसका जो मेन एप्लीकेशंस था ये यही था कि ये ब्रोंस्टन, लोरी और अरेनियस कॉन्सेप्ट की तरह इसकी एक जो रेंज थी वो फिक्स नहीं थी, ये काफ़ी वाइड रेंज को कवर कर रहा था कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज करने के लिए, उनको एसिड नेचर और बेसिक नेचर बताने के लिए। लेकिन इस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे, हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे। ये थ्योरी भी कहीं ना कहीं कुछ कंपाउंड्स को एक्सप्लेनेशंस नहीं दे पाई, उनको कैरेक्टराइज नहीं कर पाई कि कौन से एग्जैक्ट एसिड रहेंगे, कौन एग्जैक्ट बेस रहेंगे। और इस थ्योरी का जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा वो ड्रॉबैक क्या रहा कि ये जो लुईस कॉन्सेप्ट था इसने बता तो दिया कि ये एसिड होगा, ये बेस होगा, ये कंपाउंड्स इस तरह से लोन पेयर डोनेट करेगा, ये इस तरह से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट हमें ये बता नहीं पाया कि कोई कंपाउंड्स कितना एसिड हो सकता है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर पाया। अगर 2-3 कंपाउंड्स दिए गए हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा मोर एसिड कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला एसिड कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बेस कौन होगा, उनकी बात नहीं कर पाया लुईस कॉन्सेप्ट। यानी कि ये एग्जैक्ट एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की बात नहीं कर पाया कि कौन सबसे ज़्यादा मोर एसिड होगा, किसके में एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, किसमें बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, ये कंपैरेटिवली स्टडी नहीं कर पाया, या हम इसे बोल सकते हैं कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में कोई बात नहीं कर पाया। यही इसका ड्रॉबैक रहा। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमें एक और नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, एक और नई थ्योरी की ज़रूरत थी, इसलिए हमें इंट्रोड्यूस किया गया पीएच, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर में लुईस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। डिटेल में हमने पढ़ा, हालांकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, लेकिन हमने जितनी भी बात करी वो डिटेल में बात करी। हमने ब्रीफ में अरेनियस कॉन्सेप्ट से लगा के जितने भी कॉन्सेप्ट आए, 4-5 कॉन्सेप्ट, हमने उन सारे कॉन्सेप्ट की बात करी। फिर उसके बाद में हमने लुईस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि आपके साथ पढ़ रहे हैं, जिन्हें ज़रूरत है लुईस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की, या जिन्हें ज़रूरत है लुईस कॉन्सेप्ट में लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं ये समझने की। यानी कि जो आपके साथ पढ़ रहे हैं जो कि केमिकल फील्ड से हैं, तो उनके साथ में ये लेक्चर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाओ और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में नोटिफिकेशंस आते रहें। तो चलिए लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।